सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 जो आपका क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ये चैप्टर 2 का लेक्चर है। इसके पहले हमने चैप्टर वाइज जो है लेक्चर डाले हैं। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप पार्ट वाइज लेक्चर वाइज अपने ये चैप्टर्स को देख सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले ये जो हमारी यूट्यूब पे चलती है ये आपकी फ्री विनर बैच है। अगर आपको पेड विनर बैच ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां पे जाइए और ऐप डाउनलोड करिए, जहां पे आपको पेड बैच मिल रहा होगा, जिसके अंदर लाइव लेक्चर, टेस्ट सीरीज और बाकी बहुत सारी चीजें मिल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हमने मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, उसकी डेवलपमेंट वो देख लिया। मतलब हमारा मेल गैमेट और हमारा फीमेल गैमेट, राइट, मतलब स्पर्म और ओहम दोनों तैयार है। अब वो फ्यूज होंगे, दोनों को फ्यूज करना पड़ेगा और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आज की इस लेक्चर में पहला पॉइंट हमारा रहेगा व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? ठीक है, हमने बोला फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन। अरे हाँ, लेकिन वो कौन से स्टेप्स में फ्यूज होता है? दैट मीन्स मैकेनिज्म। एक्चुअल कैसे वो हो रहा है उसे हम मैकेनिज्म कहते हैं। तो वो हम देखेंगे मैकेनिज्म। उसके बाद जो है हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट है उसका कैसे एम्ब्रियो बनता है, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद 2-3 चीजें, मतलब लैक्टेशन, पर्चुरेशन, प्रेगनेंसी, ये हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा आज के लेक्चर का वो रहेगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यस, कैपिटल में इसको लिखेंगे फर्टिलाइजेशन। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है सर। द प्रोसेस इन विच देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जिस प्रोसेस के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ओके, सो हम लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट and female gamete or male gamete with female gamete। फीमेल गैमेट हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म विद द फीमेल गैमेट ओहम, ओके, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यस सर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये हमारा चैप्टर का नाम है, और स्पेशली हम ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। तो जब आपका मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स में आएंगे, मतलब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉप्यूलेशन। तो कॉप्यूलेशन जब प्रोसेस होगा, जब मेल और फीमेल दोनों कांटेक्ट में आएंगे, तब जाके जो आपका मेल है उसके पेनिस से क्या होगा, आपका सीमन जो है वो फीमेल के वजाना के अंदर, मतलब वो वजानल ट्रैक के अंदर जाएगा और वहां से फिर वो जाएगा आपके ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर एक साइट होती है जिसे बोला जाता है एम्प्यूला। तो ओवरी के अंदर कौन सी साइट होती है सर? एक जस्ट आपको डायग्राम निकाल के मैं बताता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। यस सर, ये आपका ओवरी होता है, यहाँ पे होता है वजाना, उसके ऊपर होता है सर्विक्स, उसके ऊपर होता है यूटेरस। ठीक है, ये यूटेरस होता है, उसके नीचे सर्विक्स होता है, उसके नीचे वजाना होता है। तो वजाना से जब स्पर्म्स आएंगे, राइट, यस, तो फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो आपकी ओवरी होती है, आपको पता है कि यहां पे, ठीक है, यहां पे ऐसे ओवरी होता है स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस साइड से जो है वो क्या होता है आपका फिम्बरी। ठीक है, यस, जस्ट रफली हम ये जो डायग्राम है उसको निकाल रहे हैं। तो इस डायग्राम के अंदर ये आपकी ओवरी के डायग्राम है। तो इस ओवरी में ये आपका इन्फेंटिबुलम होता है, या फिर ये पूरे स्ट्रक्चर को, इधर में जो ये पूरा स्ट्रक्चर है और इधर में स्ट्रक्चर है, उसे ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब बोला जाता है। 3 नाम उसके हैं, याद रखना है, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब। अब यहां पे एक साइट होती है एम्प्यूला, जो यहां पे होती है। ठीक है, एम्प्यूला। ठीक है, ये जो एम्प्यूला साइड है, अब फिर यहां पे भी होगी एम्प्यूला साइड और यहां पे भी होगी, दोनों साइड में होंगी। यस और नो? यस, क्योंकि आपकी जो
ओवरी है उसकी बायलैटरल सिमेट्री है। अब बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है उसे हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो आपकी ओवरी की सिमेट्री कैसी है, बायलैटरल है। तो अब यहां पे जो ये एम्प्यूला साइट है, कौन सी साइट, एम्प्यूला साइट, तो हम यहां पे लिखते हैं एम्प्यूला। तो यहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो कैसे सर, तो देखो आप यहां पे जो है इस साइड से आपका क्या आएगा, इस साइड से स्पर्म आएगा, बिकॉज वजाना से वो जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर इधर से वो जाएगा स्पर्म। उसके बाद ये जो स्पर्म है पूरा इधर जाके, और ये जो आपकी ओवरी है ये क्या प्रोड्यूस करती है, ओहम। और ये जो ओवरी जब ओहम प्रोड्यूस करती है तो वो ओहम जो है वो इनफेंडिबुलम द्वारा क्या किया जाता है, उसको अट्रैक्ट किया जाता है। और यहां से जो आपका ओहम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इधर मैदान में आ जाता है। मतलब एम्प्यूला इस साइड पे क्या होती है, लड़ाई होती है, जिसे हम बोलते हैं फ्यूजन, मतलब फर्टिलाइजेशन। और यहां से आपका स्पर्म आता है और जो दोनों हैं वो वहां पे फ्यूज हो जाते हैं, उसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन कैसे और कहां पे होता है। उसके साथ आप बोलोगे सर फिर यहाँ पे कब जाएगा वो, तो देखो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसके अंदर दो ओवरीज है, वो ये अल्टरनेटली ये क्या करती है, ओहम को रिलीज करती है। तो अगर इस बार इस ओवरी ने ओहम रिलीज किया है तो अगली बार ये वाली ओवरी क्या करेगी, ओहम रिलीज करेगी। अब हमारा स्पर्म इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है, किस ओवरी ने ओहम को रिलीज किया है। अगर इस ओवरी ने ओहम को रिलीज किया है तो हमारा जो स्पर्म है वो इधर जाएगा और ये एम्प्यूला जो इधर के एम्प्यूला है वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में याद रखना, फीमेल के पास दो ओवरी होती है और दोनों भी ओवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में अल्टरनेटिवली वो क्या करती है, एग को रिलीज करती है, एग को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि ओवरी का काम ही है प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ ओहम। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यस सर। तो इसीलिए ये जो एम्प्यूला होती है यहां पे, उस एम्प्यूला को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन साइट बोलते हैं। ठीक है, यस सर, ये आपको क्या है, आराम से समझ में आ गया है। ठीक है, ऊपर का थोड़ा आपका इसके साथ चला गया, कोई बात नहीं, यहां पे लिख देते हैं। तो फिर फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यस और नो, यस सर। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। उसके साथ ही साथ आगे, अब ये फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, एम्प्यूला पे होता है। ये अभी हमने देखा सर कि एम्प्यूला जो है वो आपका ओव्यूडक्ट का या फिर फैलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब का पार्ट है, जिस एम्प्यूला है। और इस एम्प्यूला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए यह एम्प्यूला को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन साइट। क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन साइट। तो ये आपको क्या करना है, क्लियरली ध्यान में रखना है अबाउट द एम्प्यूला। ठीक है, उसके साथ अब देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि डिप्लॉइड जो लेवल है वो रिस्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है, डिप्लॉइड लेवल रिस्टोर हो जाती है। कैसे सर, अब देखो आपका जो ये ओवम है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो आपका स्पर्म है इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। और ये दोनों जब फ्यूज हो जाते हैं तब इससे बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा सर। और ये जो जाइगोट है इसके अंदर कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। समझ में आ रहा है। तो फर्टिलाइजेशन में क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर किया जाता है, क्योंकि ये जाइगोट में 46 रहेंगे तभी नॉर्मल इंडिविजुअल बन पाएगा। मतलब हमारे बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉइड कंडीशन में। कौन से, डिप्लॉइड कंडीशन। तो हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। अगर ये बढ़ गए तो हमारा स्ट्रक्चर भी कुछ अजीब हो जाएगा ना, अगर घट गए तो भी स्ट्रक्चर अजीब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। कभी कभी जो है ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे या फिर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कभी कभी 1-2 क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, उसे हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कहते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 3 में आपको लास्ट में कुछ डिसऑर्डर्स है जो कि होते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पे इतना ही कि क्रोमोसोम नंबर 46 होना चाहिए, और ये फर्टिलाइजेशन से ही क्या होता है, रिस्टोर होता है। और जब 46 क्रोमोसोम होते हैं तब उसे हम कंडीशन जो होती है वो आपकी डिप्लॉइड रहती है। मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 23 का एक सेट, 23 का एक सेट, मतलब हो गया 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे ये हेप्लॉइड कंडीशन है जिसे हम एन ने क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे।
ये आपको क्या करना है, अच्छे से समझ में लेना है, ठीक है। तो ये होता है आपका फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और 46 नंबर का आपका जाइगोट बनाते हैं। और ये जो जाइगोट है वो आगे एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में जाता है, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में जाता है और उससे फिर आगे क्या बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है। उससे फिर आगे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, जिस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं वो आगे हम और डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलो फिर, ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ठीक है। क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब यहां तक आपको समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा मैं साइड में चला जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में एक जनरल तो हमको समझ में आ गया, लेकिन सर एक्चुअल में कैसे होता है, ठीक है, एक्चुअल में कैसे होता है वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। यस, तो यहां पे लिख देंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल में कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है और वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। और ये 3 स्टेप में आपको दिया गया है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन आपके बुक के अंदर। जो पहली स्टेज है या फिर पहली जो फेज है, ठीक है, वो है पहली फेज एंट्री ऑफ स्पर्म टुवार्ड। अब देखो, पहले मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवार्ड एग, जो स्पर्म है वो एग की तरफ जाएगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवार्ड एग। क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवार्ड एग। जो स्पर्म है आपका वो एग की तरफ जाएगा। दूसरी जो फेज रहेगी वो रहेगी एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग। तो दूसरी में वो एग के अंदर चला जाएगा। और जो तीसरी फेज रहेगी, तीसरी जो स्टेप रहेगी वो रहेगी एक्टिवेशन ऑफ ओहम, एक्टिवेशन ऑफ ओहम, ठीक है। यस, ये आपको ध्यान में रखना है। पहली फेज होगी आपकी मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवार्ड एग, मतलब स्पर्म ओहम की तरफ भागेगा। दूसरी स्टेप में ओहम के अंदर चला जाएगा। तीसरी स्टेप में ओहम को एक्टिवेट कर देगा। सिंपल, मैं एक लाइफ का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। पहले क्या होता है, लड़का लड़की के पास जाता है, तो पहली प्रोसेस ये आपकी मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवार्ड एग, लड़का लड़की के पास गया। दूसरी चीज, लड़का लड़की जो है, ठीक है, उसके पास गया वो। उसके बाद एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग, मतलब वो लड़की से बात करने लगा, उनका बातचीत चलने लगा, मतलब हो गया आपका एंट्री ऑफ स्पर्म टुवार्ड एग। और थर्ड लास्ट में जो लड़की है वो इंप्रेस हो गई, मतलब एक्टिवेशन ऑफ ओहम, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहला लड़का जो है वो लड़की के पास गया, उसके बाद उसको थोड़ा बातचीत किया और तीसरी स्टेप में वो एक्टिव हो गई। तो इसे बोला जाता है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि एग्जैक्टली कौन से स्टेजेस के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवार्ड एग, अब इसके अंदर क्या बताऊं मैं आपको। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि जो स्पर्म्स है वो कितने होते हैं, 400 मिलियन। कितने, 400 मिलियन स्पर्म होते हैं सर, मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। अब सोचो आप, 400 मिलियन स्पर्म जो है वो ओहम की तरफ भागते हैं। किसकी तरफ, ओहम की तरफ भागते हैं। तो भागने की प्रोसेस मतलब पहली मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवार्ड एग। अब इस प्रोसेस को बोला जाता है कैपिसिटेशन। क्या बोला जाता है, कैपिसिटेशन। आप बोलोगे सर कि 400 मतलब 400 मिलियन स्पर्म, 400 मिलियन स्पर्म हमारे पास है। तो फिर अब देखो आप कि 400 मिलियन स्पर्म हमारे पास है, तो उसमें सिर्फ एक ही हमको लगेगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक ही चाहिए। तो फिर ये 400 मिलियन स्पर्म जो है वो प्रोवाइड हम क्यों कर रहे हैं, रिलीज क्यों कर रही है हमारी बॉडी, ठीक है। ये सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि आगे इसके अंदर एक ही यूज होगा तो बाकी के सब वेस्ट चले जाएंगे ना। तो एक टाइम में 10 स्पर्म, 100 स्पर्म इतने क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहे, इतने सारे नंबर में क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका सीधा आंसर है कि यहां पे जो कैपिसिटेशन प्रोसेस रहती है, इस कैपिसिटेशन प्रोसेस में कुछ स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड, कुछ डीमोटिलाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीमोटिलाइज, मतलब मूवमेंट करना छोड़ देते हैं। और उसमें से कुछ स्पर्म ही आपके जो है वो ओहम तक पहुंचते हैं, कुछ हजार में, ठीक है। ध्यान में रखना, ये लाखों में करोड़ों में आपके स्पर्म
आपके पेनिस से निकलते हैं, लेकिन ओवरी में जो है कुछ 1000 ही आपके ओहम के पास चले जाते हैं और उसमें से सिर्फ एक लगता है। इसके कारण लार्ज नंबर में क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि कैपेसिटेशन नाम की प्रोसेस होती है, कुछ स्पर्म ब्रेक हो जाते हैं, कुछ स्पर्म मूवमेंट करना छोड़ देते हैं, कुछ स्पर्म के अंदर एनर्जी उतनी नहीं होती। तो ये ध्यान में रखना, जो सबसे डोमिनेंट होता है वो आगे जाके क्या करता है? ओहम को फर्टिलाइज करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड एग। उसके बाद दूसरी चीज होती है आपकी एंट्री ऑफ स्पर्म टुवर्ड एग, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग। ओके, नॉट टुवर्ड एग बोलेंगे, इनटू द एग। अब स्पर्म के अंदर एनर्जी है, सारी चीज है, अब उसको जाना है किसके अंदर? ओहम के अंदर। तो वो कैसे जाएगा? तो ध्यान में रखना कि स्पर्म के अंदर एक जगह होती है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। ठीक है, यस, एक्रोसोम जिसे बोला जाता है, वो यहां पे होती है, जैसे कैपलाइक होती है एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम में क्या होता है पता है आपको? 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के एंजाइम सर वहां पे होते हैं। एक होता है सर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और सर दूसरा होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। एक होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और दूसरा होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करते हैं? देखो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक होता है जिसका नाम है हाइलोरोनिडेज नाम का एंजाइम होता है। कौन सा? हाइलोरोनिडेज। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में आपका होता है जोनालाइसिन और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में पढ़ाया था पिछले वाले लेक्चर के अंदर। अब वो जो है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, क्योंकि आपका जो ओहम है उसके अंदर तो जाना है, ठीक है, किसको जाना है? ओहम के अंदर स्पर्म को जाना है, क्योंकि ऊपर में हम स्टेप देख रहे हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग। क्या देख रहे हैं? इनटू द एग। तो जब ये ओहम के अंदर जाना है तो बाहर की जो लेयर है उसको क्या करना पड़ता है? ब्रेक करना पड़ता है। और ये जो बाहर की लेयर होती है उसे ब्रेक करने का काम किसका होता है? तो ये आपके एक्रोसोम का होता है। किसका? एक्रोसोम का। तो एक्रोसोम जब आपके ओहम के कोरोना पेनिट्रेटिंग, कोरोना रेडिएटर नाम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके कांटेक्ट में जब ये आएगा तब वो उसको ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद जो है वो क्या होगा? स्पर्म उसके अंदर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो दूसरी स्टेप है वो आपको ध्यान में रखनी है, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग। ठीक है, यस सर। ये स्पर्म होता है, यहां पे आपको पता है कि आपका मिडल पीस, और ये आपका होता है टेल। ठीक है, ये स्पर्म का डायग्राम आपको पता होगा, जो पहले भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसकी टेल जो है थोड़ी ज़बरदस्त निकालेंगे। ठीक है, यस। तो चलो, यस, उसकी टेल जैसा ट्यूब लग रहा हो कि नहीं, ट्यूबलाइट जैसे लग रहा है, कोई बात नहीं। तो ये आप जस्ट रिमेंबर कर सकते हो, समझ में ले सकते हो। अब तीसरी है एक्टिवेशन ऑफ ओहम। अब आप बोलोगे सर एक्टिवेशन ऑफ ओहम मतलब क्या? ये तो हमको थोड़ा अब समझ में आ रहा है, क्लियरली अच्छे से समझ में आ रहा है सर, लेकिन एक्टिवेशन ऑफ ओहम में कुछ अंदाज नहीं आ रहा कि इसमें हो क्या आने वाला है। ठीक है, इसमें सर होने क्या वाला है ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में इसमें होने क्या वाला है। अब अगर हम देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ ओहम के अंदर क्या होगा, तो जो हमारा ओहम होता है वो क्या फुल्ली डेवलप होता है? नहीं सर, ओहम में ना मियोसिस बाकी होता है सर। जो आपका ओहम है, ध्यान रखना, इसके अंदर ना मियोसिस बाकी होता है। क्या बाकी होता है? मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस कौन सा मियोसिस? सेकंड। क्योंकि oogenesis में हमने देखा है मियोसिस फर्स्ट हो जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी, और सेकेंडरी oocyte बनता है। और जब दूसरा मियोसिस होता है तो उस सेकेंडरी oocyte से एक ओहम और सेकंड पोलर बॉडी, ये 2 चीजें बनती है। तो आपका जो ओहम है उसके अंदर जो मियोसिस सेकंड है वो पहले से ही नहीं होता, वो जब वहां पे स्पर्म आता है तब होता है। इसलिए फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फिर वो एक्टिवेशन ऑफ ओहम हो जाता है। दैट मीन्स ओहम का जो मियोसिस सेकंड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब कैसे ये करता है? क्योंकि आपका जो ये क्या है, स्पर्म है, इस स्पर्म के अंदर ये जो नेक वाला रीजन है, जो इस गर्दन वाला रीजन है, जिसे हम बोलेंगे गर्दन, नेक वाला जो रीजन है, इसके अंदर होते हैं सेंट्रियोल्स। क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नाम दे देंगे सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स। ठीक है, यस, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये जो 2 सेंट्रियोल यहाँ पे होते हैं वो जो है आपके ओहम को चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पे जो ओहम है वो क्या करती है? रिसीव सेंट्रियोल्स फ्रॉम स्पर्म। ओके, रिसीव
यस, रिसीव सेंट्रियोल्स फ्रॉम स्पर्म। ठीक है, आपका जो स्पर्म है उससे क्या होता है, सेंट्रियोल्स जो मिल जाते हैं वो हमको, और वो हम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, आपका मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर सीधा सीधा बताया कि फर्टिलाइजेशन क्या है, दोनों का फ्यूजन है। अगर मैकेनिज्म पूछा तो आपको डिटेल में बताना होगा कि मैकेनिज्म में आपका सबसे पहले स्पर्म एक की तरफ बढ़ता है, दूसरी स्टेप में वो एक के अंदर चला जाता है, तीसरी स्टेप में वो आपके ओहम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, यस। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों का फ्यूजन होता है और डिप्लॉयड जो कंडीशन है वो रिस्टोर हो जाती है। अब ये आपका फर्टिलाइजेशन का ये क्या है, और सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंट क्यों है, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दो लोगों के इसके अंदर मतलब आपका मेल और फीमेल दोनों के जो क्रोमोसोम्स है वो होते हैं, जिसके कारण वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। तो कुछ आपको इंपॉर्टेंस बताने हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, फर्टिलाइजेशन के, किसके, फर्टिलाइजेशन के। फर्टिलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है उसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आई होप कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो चलो फिर जो आगे की स्टेप है, तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हम देखने वाले हैं वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, अब जायगोट कैसे बनता है ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन अब आगे इस जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है वो हमें इस अब पॉइंट में समझना है कि कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, 4 स्टेप्स इसके अंदर होते हैं। आप बोलोगे सर कौन से 4 स्टेप्स है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है, देखो, पहला है क्लीवेज। क्या है, क्लीवेज है, मैं यहां पे लिख देता हूं क्लीवेज। दूसरा जो है, पहला क्लीवेज, उसके बाद दूसरा है ब्लास्टुलेशन, ठीक है। तीसरा जो स्टेप है वो है इम्प्लांटेशन। कौन सा है, इम्प्लांटेशन। और जो फोर्थ है आपका, ओके, जिसे हम बोलेंगे डी नंबर का, ABCD, डी नंबर का जो है वो है गैस्ट्रुलेशन। क्या है, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या नाम है, ठीक है, याद कैसे रहेंगे हमको, तो याद रखने की टेंशन नहीं है ना सर। क्यों, क्योंकि मैं ट्रिक बताऊंगा ना आपको। यस, इसको कैसे याद करना है। 4 स्टेप में आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। पहला क्लीवेज, देन ब्लास्टुलेशन, देन इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। अब इसको सर कैसे आप याद रख लेते हो, इसका नाम कैसे याद रखना है, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि पहले स्टेप कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, तीसरी कौन सी होती है और लास्ट में कौन सी होती है। तो यहां पे आपको एक ध्यान में रखना है, इसके लिए एक ट्रिक है, वो है CBI गैंग। ओके, कौन सी गैंग है हमारे पास, CBI गैंग है। तो CBI गैंग से क्या पता होगा सर, देखो आपका C मतलब हो गया क्लीवेज, यस, उसके बाद B मतलब हो गया ब्लास्टुलेशन, उसके बाद I मतलब हो गया इम्प्लांटेशन, और हो गया गैंग का G मतलब होता है गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये आपका CBI और GA मतलब गैंग का GA। तो क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन एंड हो गया आपका गैस्ट्रुलेशन। ओके, ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन ये अलग है, ये ध्यान में रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप थोड़ा अच्छे से कर सकते हो। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि आपका क्लीवेज कैसे होता है, उसके बाद देखेंगे ब्लास्टुलेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है और गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप विथ प्रॉपर डायग्राम। आपको किताब में ये बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इजी में सारी चीजें बताने वाला हूं। अगले वाले स्लाइड में मैंने प्रिपेयर करके रखा है ऑलरेडी सब कुछ, ताकि आपको अच्छे से और मैं समझा सकूं। तो चलिए, पहली जो स्टेप है, ठीक है, पहली स्टेप आपके सामने है और वो है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है सर, क्लीवेज का सीधा सीधा अर्थ निकाल लीजिए, डिवीजन। क्या निकालना है, डिवीजन। ठीक है, यस। अब आप ये यहाँ पे स्टार्टिंग की जब आप डायग्राम देखते हो तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। आपका जो स्पर्म है और जो एग है, अगर हम बात करें, आपका जो स्पर्म है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे। यस, 23। और यहां पर तो 23 है सर, तो ओहम के अंदर कितने होंगे, यहां पर भी 23 होंगे,
और दोनों जब फ्यूज होंगे तो उससे क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जाइगोट, और ये जाइगोट के अंदर कितने रहेंगे, क्रोमोसोम 23 + 23 = 46 क्रोमोसोम। ठीक है, तो जाइगोट के अंदर क्या होगा सर, 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। या आपका स्पर्म और एग का न्यूक्लियस फ्यूज होकर जाइगोट बना है। अब वहां से आपका क्लीवेज स्टार्ट होता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट देयर इज स्टार्टिंग ऑफ क्लीवेज। सो क्लीवेज जब स्टार्ट होता है तो देखो, पहले जो जाइगोट एक सेल का होता है उसमें डिवीजन होता है। ठीक है, क्या होता है, डिवीजन। क्लीवेज के अंदर एक सेल से कितने बन जाते हैं, 2 सेल स्टेज बन जाते हैं। कितनी सेल की स्टेज है ये, 2 सेल स्टेज। ठीक है, उसके बाद अगेन उसके अंदर क्लीवेज होता है। उसके बाद हो जाता है 4 सेल स्टेज। कितनी, 4 सेल स्टेज। उसके बाद अगेन उसके अंदर क्या होता है, क्लीवेज हो जाता है, और उससे बन जाता है आपका 8 सेल स्टेज। कितना बन जाता है, 8 सेल स्टेज। और उस 8 सेल स्टेज से अगेन उसके अंदर क्लीवेज हो जाता है और बन जाता है आपका 16 to 32 सेल स्टेज। कितना, 16 to 32, 16 से 32। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और इस स्टेज को हम बोलते हैं मोर्यूला। क्या बोलते हैं, मोर्यूला। ठीक है, अलग पेन से इसको हम लिखेंगे। यस, ये होता है आपका मोर्यूला। क्या होता है, मोर्यूला। ठीक है, ये जो है वो मोर्यूला के जैसा दिखता है। मोर्यूला इसका नाम क्यों है, क्योंकि मलबेरी मतलब मैं डायग्राम जो है फोटो लगा दूंगा। ठीक है, आपको दिख रहा है जो फोटो है वो मलबेरी का है। वो मलबेरी की तरह इधर जो चीजें तैयार हो रही है अंदर में सेल, इसका नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो जो सेल तैयार हो रही है वो मलबेरी की जैसी होती है, जिसके कारण हम उसे मोर्यूला कहते हैं। अगर आपको सीईटी में, नीट में अगर पूछा गया कि मोर्यूला जो है वो कौन सी, कितने सेल की स्टेज होती है, तो 16 to 32 सेल की जो स्टेज होती है क्लीवेज के अंदर, हम उसे क्या बोलते हैं, मोर्यूला कहते हैं। उसे मोर्यूला क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मलबेरी के जैसा दिखता है, इसलिए हम उसे मोर्यूला कहते हैं। अब इधर जो अंदर क्लीवेज होके छोटे छोटे जो सेल्स बन रहे हैं, उस सेल को हम क्या बोलेंगे, तो इस सेल को बोला जाता है ब्लास्टोमियर। क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर बोला जाता है। और जब 16 से 32 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं क्लीवेज होके, तब उस स्टेज को बोला जाता है मोर्यूला। क्या बोला जाता है, मोर्यूला। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। ये आपका जाइगोट हो गया, जिसके अंदर डिप्लॉयड जाइगोट वो बनेगा। दोनों के जो क्रोमोसोम नंबर है वो वहां पे ऐड होंगे। तो ये पहली प्रोसेस होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, वो है आपकी क्लीवेज। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लीवेज जो है वो अंदर होता है, उसका जो शेप है वो उतना ही रहता है, लेकिन अंदर नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर जो है वो बढ़ जाते हैं। 2 ब्लास्टोमियर यहाँ पे थे, उससे 4 बन गए, देन 8 बन गए, देन 16 से 32 बन गए। उस स्टेज को मोर्यूला कहते हैं। ओके सर, आगे चलते हैं। अब क्लीवेज तो सर समझ में आ गया। अब आगे जो होती है, अब बी मतलब हो गया आपका ब्लास्टुलेशन। अब ब्लास्टुलेशन में आते हैं। अब यहाँ पे जो आपका मोर्यूला हमने लिया है, पिछले स्टेप में हमारा मोर्यूला पे क्लीवेज एंड हुआ था, यहां पे हमने मोर्यूला से स्टार्ट किया है आपका ब्लास्टुलेशन। अब ब्लास्टुलेशन में क्या होता है कि अब उसके पहले अगर आपको इधर की डेफिनेशन अगर पूछी, किसने क्या पूछा, इधर की डेफिनेशन कि क्लीवेज मतलब क्या, तो जाइगोट से एक मतलब हॉलो और मल्टीसेलुलर जो मोर्यूला बनता है उसे हम क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर माइटोसिस होके क्या होता है, माइटोसिस। ध्यान में रखना, इधर कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। ये बात आप क्लियर ध्यान में रखो। अगर आपको एग्जाम में इसका लिखना है डेफिनेशन, तो आप बोलोगे कि जो आपका सिंगल सेल का आपका जाइगोट होता है उसके अंदर माइटोसिस हो के मल्टीसेलुलर जो स्टेज बनती है, ओके, हॉलो मल्टीसेलुलर जो मोर्यूला तैयार होता है उसे हम बोलते हैं क्लीवेज। ओके, अब आगे इस क्लीवेज के अंदर हो गया आप क्लीवेज, उसके बाद होता है ब्लास्टुलेशन। अब इसके अंदर जो मोर्यूला है आपका, मोर्यूला जो है वो 16 to 32 सेल का है। ठीक है, और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। यस और नो, यस सर। तो ब्लास्टोमियर जो तैयार हुए हैं, वो जो ब्लास्टोमियर है वो 2 जगह पे ऐसे अरेंज हो जाते हैं। एक बाहर की सेल, ठीक है, ये जो अंदर के ब्लास्टोमियर्स है वो एक तो सबसे बाहर की एक लेयर बनती है, उसे हम बोलते हैं आउटर सेल मास। क्या बोलते हैं, आउटर सेल मास। रिपीट विथ मी, आउटर सेल मास। उसके बाद अंदर के जो सेल्स है, कुछ सेल अंदर चले जाते हैं,
मतलब ये जो ब्लास्टोमियर है वो डिफरेंशिएट हो गए। ये ब्लास्टोमियर ने दो लेयर तैयार की है, एक बाहर की लेयर आउटर सेल मास और अंदर की लेयर उसे बोला जाता है इनर सेल मास। ओके, क्या बोला जाता है? इनर सेल मास। रिपीट विथ मी। अब जो आउटर सेल मास है उसे बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर सेल मास है उसे बोला जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट। और वो जो एम्ब्रियोब्लास्ट है उससे क्या बनता है? आपका एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो को जो लगने वाले अदर स्ट्रक्चर्स है इंपॉर्टेंट वो ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। तो यहां तक हम आ गए सर। इनर सेल मास बन गया, आउटर सेल मास बन गया। अब ये जो इनर सेल मास और आउटर सेल मास के अंदर ये जो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे आपको हॉलो स्पेस दिख रहा होगा, क्या है ये? हॉलो स्पेस है। अब हॉलो स्पेस को क्या बोला जाता है बायोलॉजी की लैंग्वेज में? कैविटी। क्या बोला जाता है? कैविटी। और उस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। और जो हमारा ये नया स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। तो अगर ये ब्लास्टुलेशन की आपको डेफिनेशन निकालनी है तो आप बोलोगे कि मोरुला से हॉलो मल्टीसेलुलर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो जिस प्रोसेस में मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है उस प्रोसेस को बोला जाता है ब्लास्टुलेशन। क्लियर है? यस सर। ये डेफिनेशन आपको क्लियरली वहां पे लिखनी है और ये डायग्राम आपको वहां पे बनानी है। ठीक है। अब ये यहाँ पे जो ट्रोपोब्लास्ट होता है, आउटर सेल ऑफ ट्रोपोब्लास्ट, ये क्या करता है? यूट्राइन के अंदर का जो ग्लाइकोजन रिच जो मिल्क होता है उसे ये एब्जॉर्ब करता है ट्रोपोब्लास्ट। और इसे हम सेल्स ऑफ रॉबर भी कहते हैं क्योंकि ये चोरी करते हैं। क्या चोरी करते हैं? ये जो एम्ब्रियोनल नॉब है उसके कांटेक्ट में आते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, वो होते हैं ट्रोपोब्लास्ट। क्लियर है? यस सर। अब देखते हैं तीसरी वाली प्रोसेस। कौन सी? तीसरी वाली प्रोसेस। अब तीसरी वाली प्रोसेस है इम्प्लांटेशन। क्लेवेज हो गया, ब्लास्टुलेशन हो गया, CBI। आई मतलब इम्प्लांटेशन। क्लियर है? अब यहां पे जब आप डायग्राम देखते हो तो डायग्राम जब आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस डायग्राम में आपका एम्प्यूला, मतलब इस साइड में जो एम्प्यूला होता है वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब धीरे धीरे आगे आके इस जगह पे, अब ये जो जगह है यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है? यूटेरस। क्या बोला जाता है? यूटेरस। यहाँ पे जो जगह होती है ये होती है सर्विक्स। क्या हो जाती है? ये सर्विक्स। और सबसे नीचे जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? वजाइना। ठीक है। और ये ऊपर की जगह कौन सी होती है? यूटेरस। तो ध्यान में रखना जो आपका इम्प्लांटेशन है वो कहाँ पे होता है? यूटेरस पे होता है। कहाँ पे होता है? यूटेरस पे होता है। और ये जो है फर्टिलाइजेशन के बाद 7 दिन के बाद, कितने? 7 दिन के बाद जो है फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद ये आपका इम्प्लांटेशन होता है। क्लियरली ध्यान में रखना। अगर आज फर्टिलाइजेशन हुआ है तो आज से 7 दिन के बाद समझ लो इम्प्लांटेशन बॉडी में शुरू हो गया है। उसके बाद जब इम्प्लांटेशन मतलब क्या? सिंपल में कि आपका ये जो पिछले सेल में हमने देखा था कि ब्लास्टोसिस्ट जो बना है, वो जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जो लेयर होती है उसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम। ये जो लेयर है उसे क्या बोला जाता है? एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम। अब ये जो आपकी एंडोमेट्रियम है ये क्लियरली ध्यान में रखना कि आपका ब्लास्टोसिस्ट ये एंडोमेट्रियम के अंदर पूरा धस जाता है, बरीड हो जाता है। उसके क्या बोलेंगे हम? बरीड। मतलब अंदर ना वो पूरा, देखो धीरे धीरे वो क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर चला जाता है। इसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन। और ये कहाँ पे होता है? यूटेरस पे होता है। ये जगह को क्या बोलेंगे? यूटेरस। और ये यूटेरस की कौन सी लेयर है? आपकी एंडोमेट्रियम। ध्यान में रखना यूटेरस की एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उस यूटेरस के एंडोमेट्रियम के लेयर में आपका यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जो है वो पूरी तरीके से अंदर चला जाता है। ध्यान में रखना इम्प्लांटेशन ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद शुरू होती है और 10वें दिन तक आपका ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये फुल्ली अंदर जो चला जाता है एंडोमेट्रियम के। क्लियर है? यस। 10वें दिन तक आपका पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाता है। दैट मीन्स जो आपका इम्प्लांटेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। कितने दिन में? 10वें दिन में फर्टिलाइजेशन के बाद। क्लियर है? यस सर। इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। क्लियर है? अब यहाँ पे ना इम्प्लांटेशन में ध्यान में रखना जब वो अंदर चला जाता है 2 लेयर बनाता है। कितने? 2। एक बाहर की लेयर सिंचियोट्रोपोब्लास्ट। ओके। और जो यहाँ पे दूसरी लेयर बनती है उसे बोला जाता है साइटोट्रोपोब्लास्ट। क्या बोला जाता है? साइटोट्रोपोब्लास्ट। एक सिंचियोट्रोपोब्लास्ट, दूसरी आपकी साइटोट्रोपोब्लास्ट। क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया आपका इम्प्लांटेशन। अब आगे जो लास्ट प्रोसेस है वो होती है गैस्ट्रुलेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की लास्ट प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन। इसमें क्या होता है?
अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायग्राम आपकी एंडोमेट्रियम के अंदर जो है वो पूरा आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो चला गया है। दैट मीन्स यहाँ पे इम्प्लांटेशन जो है वो क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया है। अब इम्प्लांटेशन जब कंप्लीट होता है तो आगे चल के ये जो सेयर है यहाँ बायलैमिनर डिस्क बनती है। क्या बनती है? बायलैमिनर डिस्क। उसके बाद ट्राइलैमिनर डिस्क बनती है। बायलैमिनर डिस्क मतलब 2 लेयर ये बनती है। और अब ये लेयर के ऊपर का जो पार्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर 2 लेयर बनती है। लेयर का ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलती है? एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक कैविटी। और इससे बनता है आपका एमनियन एंड कोरियन। आप बोलोगे सर ये एमनियन और कोरियन क्या है? तो एम्ब्रियो के बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसे हम एमनियन एंड कोरियन कहते हैं। उसके बाद सर ये जो 2 लेयर बनी है तो नीचे में जो जगह बनती है, स्पेस डिवाइड होता है आपका, जो एम्ब्रियो 2 जो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, अपर एंड लोअर। अपर पार्ट एमनियोटिक कैविटी कहलाता है, लोअर पार्ट आपका यॉल्क सैक कहता है। ये जो यॉल्क सैक होता है, जैसे कि अंडे के अंदर आप देखोगे तो येलो वाला पार्ट बीच में होता है, उसके बाजू में एक लिक्विड होता है, उसे बोला जाता है यॉल्क सैक। ओके, इसमें क्या होता है फिर आपका यॉक होता है। और वो यॉक इसलिए होता है तो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट देने के लिए वो एक जो है वो यॉक होता है। और आपका जो ये एम्ब्रियो है इसके अंदर लेस यॉक होता है। तो जिस एनिमल के अंदर एम्ब्रियो के अंदर आपका लेस यॉक होता है उसे बोला जाता है माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल ध्यान में रखना, माइक्रोलेसिथल। जिसमें आपका यॉक ही नहीं होता उसे अलेसिथल बोला जाता है। उसके बाद जिसमें ज्यादा हो उसे हम मेगालेसिथल या फिर मैक्रोलेसिथल कहते हैं। तो हमारा क्लियर ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो यॉक है वो लेस होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे एग को क्या बोलते हैं? माइक्रोलेसिथल। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से आगे आप जब जाओगे तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की लेयर आपको मिलेगी ये होती है आपकी कोरियन। कोरियन क्लियर है? यस सर, ये होगी आपकी कोरियन। और आगे यहाँ पे देखो ये जो बाहर की लेयर है, ठीक है, इधर हम देख रहे हैं ये जो 2 लेयर है, एक अंदर की ये वाले नीचे, ये वाले बाहर, और बीच में एक लेयर बन जाती है। बायलैमिनर डिस्क से आपका ट्राइलैमिनर डिस्क बन जाता है। 3 लेयर बनती है। कितनी? 3 लेयर बनती है। उसके बाहर ये कोरियन होता है। क्या होता है? कोरियन। तो यहाँ पे जो बाहर की लेयर होती है उसे बोला जाता है इक्टोडर्म। इक्टो मतलब एक्सटर्नल और डर्म मतलब लेयर, इक्टोडर्म। उसके बाद होता है मेसोडर्म। मीजो मतलब होता है मिडल और डर्म मतलब होता है लेयर, मीजोडर्म। और उसके अंदर होता है एंडोडर्म। एंडो मतलब अंदर का और डर्म मतलब पता है सर, वो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो याद हो गया। ठीक है, तो वो होता है आपका एंडोडर्म। और ऐसा करके आपके 3 जो है वो लेयर बनती है। मेनली कौन सी लेयर बनती है? यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ सर, 3 लेयर बनी है। कौन सी? तो सर पहली जो बनी है वो सर इक्टोडर्म। इक्टोडर्म। दूसरी जो सर बनी है वो बनी है सर मेसोडर्म। और सर तीसरी सी वाली जो बनी है, तीसरी वाली लेयर, वो एंडोडर्म। एंडोडर्म। और आपको पता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जिस एनिमल में 3 लेयर बनती है उस एनिमल को क्या बोला जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है, अब ये जो 3 लेयर है वो आगे चल के अलग अलग ऑर्गन्स बनाएंगी। आपके किताब के अंदर आप अगर देखोगे तो आपको एक चार्ट दिया गया है जिसके अंदर इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ऐसे 3 नाम आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, जिसके अंदर बताया है इक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन बनते हैं, मेसोडर्म से कौन से ऑर्गन बनते हैं और एंडोडर्म से कौन से ऑर्गन बनते हैं। मतलब कि आपकी ये जो 3 लेयर है आगे चल के क्या करती है, तो जो ऑर्गन्स है वो बनाने का काम करती है बॉडी के अंदर, और उससे फिर आपका एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो दैट मीन्स वहां पे आपका फीटस बनता है। क्या बनता है? फीटस कहलाता है। फीटस बनता है, बेबी बनता है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या देखा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखा सर, कि एम्ब्रियो कैसे आपका बनता है। 4 इसके अंदर सर स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है सर क्लीवेज, उसके बाद होता है सर ब्लास्टुलेशन, देन होता है सर इम्प्लांटेशन, और 4th होता है सर आपका गैस्ट्रुलेशन। क्लियर है? तो ये आपका गैस्ट्रुलेशन, यहाँ पे वो एंड हो गया। अब अगला वाला जो टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे प्रेगनेंसी। अब देखो हमारा फीटस तो बन गया, अब वो डेवलप होगा ना धीरे 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 धीरे, उस प्रोसेस को बोला जाता है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, थोड़ा इसको अगर हम शॉर्टली एक्सप्लेन करें तो क्या हम लिख सकते हैं? सो इट इज द
it is the condition of carrying, okay, it is the condition of carrying one or more baby, और उसके हम फीटस करेंगे, क्या कहेंगे इसको, फीटस या फिर बेबी बोल लेते, ठीक है, क्लियरली अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा, बेबी, ठीक है। इट इज द कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर बेबी inside the uterus of pregnant woman, ठीक है, ध्यान में रखना है किसी प्रेग्नेंट वुमन के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा एम्ब्रियो को, ठीक है, हम इसको फीटस भी नहीं बोल सकते, ओके, फीटस भी या फिर एम्ब्रियो इसको बोलेंगे, बेबी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अभी डेवलप ही नहीं है ना, यस और नो, यस सर, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। इट इज द कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर एम्ब्रियो इनसाइड द यूटेरस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। जो आपका यूटेरस होता है, मैंने आपको दिखाया था आपके ओवरी का स्ट्रक्चर, उसमें जो यूटेरस होता है सर्विक्स के ऊपर, ठीक है, तो उस यूटेरस में क्या होता है, ये आपका एम्ब्रियो जो है वो कैरी होता है, उसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। अब अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर, इन ह्यूमन बीइंग प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 280 डेज, कितने दिन के लिए होती है, 280 दिन, 280 डेज, ध्यान में रखना 280 दिन आपका जो है वो ह्यूमन के अंदर प्रेगनेंसी होती है, कितनी, 280 डेज, क्लियरली ध्यान में रखना है, 280 डेज तक ये प्रेगनेंसी होती है। अब 280 डेज सर कब से आपने कंसीडर किया, ये 280 डेज लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से है। अब ये कैसा सर, देखो यहाँ पे कंफ्यूज होता है, एग्जाम में यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं कैसे, कि आपकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसे हम LMC शॉर्ट में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, LMC, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जब हुई तो उससे क्या रिलीज हुआ, एग रिलीज हुआ, और ये एग क्या हुआ, बाद में फर्टिलाइज हुआ, यस और नो, यस सर, फर्टिलाइज, ठीक है, और फर्टिलाइज होके फिर बाद में उससे क्या बन गया, आपका आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गया। अब LMC की अगर बात करें, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ओव्यूलेशन कौन से दिन में होता है, 14वें दिन, ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे 14th दिन में आपका क्या हो गया, ओहम रिलीज हुआ, ओहम रिलीज हुआ, यस और नो, यस सर, ओहम रिलीज हुआ, और उसके बाद आगे जो दिन होते हैं, मतलब यहां पे अगर आप 14 दिन माइनस करोगे आपके ये इसमें से 280 में से, तो 280 में से जब 14 जाएंगे तो कितने आपको मिलेंगे, तो यहां पे क्लियर आप देख सकते हो, यहां पे 266 डेज होंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। अगर पूछा आपको कि यहां पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद कितने दिन लगते हैं, 266, कितने, 266, ठीक है, ध्यान में रखना, फर्टिलाइजेशन के बाद कितने दिन लगते हैं, 266, और फर्टिलाइजेशन के पहले हमने अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसीडर किया तो आपको पता है ओव्यूलेशन, तो अगर इसके अंदर हम 14 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 14 डेज जो है वो अगर हमने ऐड कर दिए तो टोटल जो है हो जाएगा 280 डेज, कितने, 280 डेज, ठीक है। तो अगर आपको पूछा गया कि प्रेगनेंसी ये कितने दिन की स्टेज है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगर पूछा गया तो ओव्यूलेशन के बाद के 14 दिन जो है वो यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे 280 आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर पूछा गया फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है। लेकिन अगर ऐसा पूछा कि फर्टिलाइजेशन से कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है, तो फिर ये जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके 14 दिन माइनस हो जाएंगे 280 में से, और आपका जो 266 दिन है ये आएगा फर्टिलाइजेशन के बाद का समय, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन से कितने दिन तक प्रेगनेंसी होती है, तो 266 दिन, और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से कितनी प्रेगनेंसी होती है, तो 280 दिन। क्लियर है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। 14 दिन क्यों ऐड किए, क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ मतलब ओहम रिलीज हुआ, तो उससे फिर वो प्रोसेस चालू होगी, इसलिए 14 दिन वहां पे ऐड हुए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेगनेंसी। अब आपका जो ये प्रेगनेंसी है ना, ये सर 3 स्टेज में डिवाइड होता है, ठीक है। उसे हम ट्राइमेस्टर कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइमेस्टर। तो यहाँ पे इसे हम कट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपका प्रेगनेंसी है ना वो
3 माह में क्या होता है, डिवाइड होता है। पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और तीसरे 3 महीने, जिसे हम बोलेंगे फर्स्ट, यहां पे लिखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला 3 मंथ का पीरियड, उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर, दूसरे 3 मंथ का पीरियड, और उसके बाद होगा आपका थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है, और होगा एक थर्ड ट्राइमेस्टर। तो कितने ट्राइमेस्टर होंगे, 3। एक होगा आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके बाद दूसरा और तीसरा, तो 3, 3 और 3, ये आप देख सकते हो। तो टोटल जो है वो 280 दिन का आपका प्रेगनेंसी होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद दूसरे 3 महीने में और तीसरे 3 महीने में। अब देखो जो बेबी है ना वो पहले 3 महीने में आपका 8 से 10 सेंटीमीटर का बन जाता है। कितना, 10 से 8 सेंटीमीटर का। उसके बाद दूसरे 3 महीने में जो आपका बेबी है ना वो 30 सेंटीमीटर का बन जाता है, ठीक है, यस। उसके बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर है इसके अंदर आपका बेबी जो है ना वो 50 सेंटीमीटर का बन जाता है, और बेबी का जो वेट है ना वो 3 से 4 केजी हो जाता है। कितना, 3 से 4 केजी, ठीक है, यस सर। ये हमें क्लियरली समझ में आ गया सर आपका पॉइंट कि बेबी कितने दिन का यहाँ पे होने के बाद पहले 3 महीने में बेबी जो है वो 8 से 10 सेंटीमीटर का बन जाता है, उसके बाद 30 सेंटीमीटर का, उसके बाद 50 सेंटीमीटर का बन जाता है, ठीक है, यस सर। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और क्या क्या होता है सर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो और यहाँ पे जो मदर के बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है, यस। तो उसे बोला जाता है मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस। अब मॉर्निंग सिकनेस क्या है सर, आपने ना मूवी में देखा होगा कि जब कभी भी 2 पर्सन का मतलब मेल फीमेल का जब ब्याह हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके बाद ना कुछ समय के बाद आपने सीरियल्स में देखा होगा कि जो फीमेल होती है उनको उल्टियाँ आने लगती है कि नहीं, और फिर बाद में घर वाले कहते हैं कि गुड न्यूज़, ठीक है। तो वो होता है आपका मॉर्निंग सिकनेस। अब मॉर्निंग सिकनेस में सिर्फ आपको उल्टियाँ ही नहीं आती और बहुत सारी चीज़ होती है। तो इसके अंदर पहले होता है नोजिया, ठीक है, सर्दी आने लगती है, उसके बाद वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग होने लगती है, उसके बाद मूड स्विंग होता है, कुछ भी खाने का जो है वो इरादा हो जाता है, फिर मन हो जाता है कि चलो भाई अब मिट्टी खा लेते हैं आज, ठीक है, मतलब मूड स्विंग होता रहता है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, ओके, यस सर। तो ये आपका नोजिया, वोमिटिंग एंड मूड स्विंग जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, मॉर्निंग सिकनेस हम जिसे कहते हैं। उसके बाद आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में जो है वो यहां पे ना आप सोनोग्राफी कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी कब कर सकते हो, जब 18 से 20 हफ्ते हो जाएंगे, ठीक है, 18 से जब 20 हफ्ते हो जाएंगे तब आप क्या कर सकते हो, सोनोग्राफी कर सकते हो। बेबी की जो डेवलपमेंट है उसे आप देख सकते हो कि बेबी कैसे डेवलप हो रहा है, क्या कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है इसके अंदर जो बेबी है आपका 3 से 4 किलो का हो जाता है, और इस बेबी में आपका आईब्रोज, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आईलैश, आईब्रोज, उसके बाद हमारे हेड पे हेयर आ जाते हैं, तो आपके सेकंड ट्राइमेस्टर में वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है अबाउट द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है अबाउट द प्रेगनेंसी। उसके साथ ही साथ कुछ और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि आपका जो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे लिखनी है, वो जो है वो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो फुल्ली डेवलप हो जाती है, फुल्ली डेवलप, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका CNS भी डेवलप हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर में बस आपको इतना ही याद रखना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको और एक चीज याद में रखनी है, और वो है कि यहाँ पे जो ऑर्गन है किसके, फीमेल के जो ऑर्गन है ना वो क्या हो जाते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं। आप बोलोगे सर एक्सपांड क्यों होते हैं, क्योंकि बेबी जो है वो बाहर आने के लिए तैयार होता है ना, लास्ट वाला महीना चालू है, लास्ट वाला 3 महीने का समय चालू है, तो यहाँ पे फिर जो आपका बेबी है वो बाहर आने की पोजीशन में होता है, उस समय में होता है, तो आपके जो मदर के ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, एक्सपेल्ड हो जाते हैं, एक्सपांड, वो साइज बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वहां से बेबी जो है वो बाहर आता है थ्रू आपका वजाइना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अबाउट द प्रेगनेंसी।
अब नेक्स्ट वाली जो प्रोसेस हम देखेंगे वो है प्लेसेंटा। जब प्रेगनेंसी चलती है 280 दिन, जो आपका फीटस है, नॉट फीटस, उसे हम पहले एम्ब्रियो बोलेंगे, वो एम्ब्रियो जब मदर के यूटरस में होता है तो उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, उसके एक्सक्रेशन कैसे होता है, वहां पे रिस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होती है, तो ये सारी प्रोसेस कैसे होती है सर, तो वो होती है प्लेसेंटा से। तो व्हाट इज मीन बाय प्लेसेंटा? प्लेसेंटा क्या है? सो इट इज द structural and functional connection between mother and fetus। ठीक है, दो चीज ध्यान में रखनी है कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन है, किसका? मदर और बेबी के अंदर। जो मदर है उस मदर का और बेबी के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहता है। तो वो जो प्लेसेंटा है वो जो बेबी है उसके नेवल में अटैच होती है, ठीक है, उसे नाभि कहते हैं। तो नाभि में अटैच होती है आपके मतलब फीटस के नाभि में, और जो आपका प्लेसेंटा है वो आपके मदर के एंडोमेट्रियम में अटैच होता है, मदर के एंडोमेट्रियम में अटैच होता है, और फीटस के आपके नेवल में, नाभि में वो अटैच होता है प्लेसेंटा। ध्यान में रखना, मतलब वो कनेक्शन है आपके मदर का और आपके फीटस का, दोनों का एक दूसरों के साथ। उसके साथ ये जो कनेक्शन होता है ना, ये टेम्पररी होता है। कैसा कनेक्शन है? टेम्पररी कनेक्शन। कुछ समय के बाद ये कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। कब टूट जाता है? जब बेबी जो है वो मदर के बाहर के बॉडी आ जाता है, जिसे हम परचुरेशन कहते हैं। आगे वो प्रोसेस है हमें सीखने के लिए, वो हम तब वहाँ पे देखेंगे। तो जैसे परचुरेशन होता है, जो आपका बेबी है वो मदर बॉडी से बाहर आ जाता है, तब हम उस जो आपका क्या है प्लेसेंटा, उसे हम काट देते हैं क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो जो प्लेसेंटा है वो बाहर निकल जाता है बेबी के मतलब मदर के बॉडी से। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो है वो टेम्पररी ऑर्गन है और ये डिस्क लाइक होता है, डिस्क और फ्लैट, डिस्क लाइक, या फिर जिसे हम फ्लैट कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लैट। ठीक है, डिस्क लाइट होता है, डिस्क के जैसा फ्लैट, ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा। करेक्ट। उसके बाद एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्लेसेंटा इज only one organ which is formed by tissue of two different animal, दो एनिमल्स या फिर दो लोगों का जो है उसके टिश्यू से ये बनता है, एक फीटस के टिश्यू से और दूसरा आपके मदर के टिश्यू से। ठीक है, तो फीटस के टिश्यू से जो बनता है उसे, उस पार्ट को, प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो दो लोगों के टिश्यू से बना हुआ होता है। प्लेसेंटा एक मदर के टिश्यू से बना होता है और एक आपके फीटस के टिश्यू से बना होता है। तो जो प्लेसेंटा का पार्ट मदर के बॉडी के टिश्यू से बना है उसे हम बोलेंगे मैटरनल प्लेसेंटा, मैटरनल प्लेसेंटा। और जो आपका प्लेसेंटा फीटस के टिश्यू से बना है उसे हम बोलेंगे फीटल प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे? फीटल प्लेसेंटा। ठीक है, यस सर। तो ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है कि प्लेसेंटा एक लौता ऐसा ऑर्गन है जो दो ऑर्गेनिज्म के टिश्यू से बनता है, एक मदर के टिश्यू से, दूसरा फीटस के टिश्यू से। तो प्लेसेंटा का ऐसा पार्ट जो मदर के टिश्यू से बना है उसे बोला जाता है मैटरनल प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा का दूसरा पार्ट जो आपका फीटस के टिश्यू से बना है उसे बोला जाता है फीटल प्लेसेंटा। क्लियर है? यस सर। उसके साथ ही साथ जो प्लेसेंटा है वो कौन कौन से प्रोसेसेस के अंदर मदद करता है, अगर वैसा पूछा तो आप लिखोगे सर कि सर्कुलेशन के अंदर, जो बेबी का सर्कुलेशन है वो मदर बॉडी और जो आपका बेबी है वो दोनों के बीच में सर्कुलेशन, ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम, एक्सक्रेशन, वेस्ट मटेरियल को इधर उधर पहुंचाने का काम, क्योंकि बेबी थोड़ी बाहर रिलीज कर सकता है वो, क्योंकि वो मदर के पेट में है। ठीक है, कभी कभी आपको पता है प्रेगनेंसी के अंदर जो है ज़्यादा अगर समय हो गया तो कभी कभी जो बेबी है और वो एक्सक्रेशन कर देता है पेट में फीमेल के, जो उस मदर के, तो वहाँ पे मदर की जान भी जा सकती है। तो उस कंडीशन में हम सर्जिकली, मतलब वहाँ पे क्या करते हैं, सीजर करते हैं, जिससे ऊपर में कट लगाया जाता है पेट में और जो बेबी है वो बाहर से निकाला जाता है, इधर से, पेट से। ठीक
ठीक है। नॉर्मली वो वजाना के थ्रू आएगा, लेकिन सीजर के अंदर वो पेट को काट के वहां से निकाला जाता है जब इमरजेंसी की कंडीशन हो तब, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तो वो एक्सक्रेशन, उसके साथ ही साथ रेस्पिरेशन जो है वो मदर के बॉडी के अंदर ही सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद ये जो आपका प्लेसेंटा है ये हीमोकोरियल है, इसे हम क्या बोलते हैं, हीमोकोरियल। अब हीमोकोरियल क्यों कहते हैं, हीमो मतलब ब्लड और कोरियल मतलब ट्रांसपोर्ट, मतलब जो आपका मदर और फीटस के बीच में ये ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हीमोकोरियल, ठीक है। अब हीमोकोरियल, उसके बाद जो कॉर्ड होती है, ठीक है, कॉर्ड, प्लेसेंटा को क्या होती है, कॉर्ड होती है, जिसे हम नाड़ कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाड़। तो वो जो कॉर्ड है तो वहां पे ब्लड होती है, ब्लड वेसल्स वहां पे पाई जाती है आपके कॉर्ड के अंदर। तो जब जो आपका बेबी है वो मदर बॉडी के बाहर आ जाता है नेचुरली, ओके। अब कैसे भी अगर हमने निकाला, सीजर करके भी निकाला, तो भी आपका नाल जो है, मतलब जो कॉर्ड है वो हमको काटनी पड़ेगी, और अगर नेचुरली भी, सर्जिकली भी, कैसे भी अगर बेबी की बर्थ हुई तो आपको वो जो कॉर्ड है वो काटनी पड़ती है, क्योंकि वो कनेक्शन है ना बिटवीन मदर एंड फीटस, को काटेंगे नहीं तो बेबी को कैसे अलग कर पाएंगे। तो आपकी जो फीटस और आपका जो मदर होता है उसके बीच में जो कनेक्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, नाड़ कहते हैं, उसमें जब हम कट करते हैं तब वहां से ब्लड रिलीज होता है। वो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो सेल किसी भी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे बोला जाता है टोटीपोटेंसी, मतलब वो सेल के अंदर वो कैपेसिटी होती है टोटीपोटेंसी की। अब वो कैसे काम में आएंगे सर, तो अब देखो, अब किसी का कैंसर हो गया है, कैंसर मतलब क्या कि किसी टाइप के सेल डिस्ट्रॉय हो गए उस बॉडी में, वो तैयार नहीं हो रहे हैं, तो वैसे टाइप के सेल हम नेचुरली उसके बॉडी में तैयार नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिफिशियली कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉर्ड ब्लड। तो उसके जो सेल्स है उसका इस्तेमाल करके हम अलग अलग डिसीज के अंदर जो सेल्स उनको चाहिए, जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है सेल्स, उसको रीजनरेट कर सकते हैं, या फिर न्यू सेल्स वहां पे हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो कॉर्ड होता है, ये कॉर्ड जो है, इसका जो ब्लड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो ब्लड है उसकी एक बैंक है, कॉर्ड ब्लड बैंक करके, और वो जो कॉर्ड ब्लड बैंक है वो कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर, ठीक है, कोलकाता के अंदर वो बैंक है, ध्यान में रखना। वहाँ पे जो है ये जो कॉर्ड का ब्लड होता है उस जो कलेक्ट किया जाता है, उससे जो टोटीपोटेंसी नाम की कैपेसिटी होती है उस सेल में, उस सेल का इस्तेमाल करके डिसीजेस को क्योर किया जाता है, ठीक है। यस सर, ये आपको ध्यान में रखना है अबाउट द प्लेसेंटा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पॉइंट है वो है परचुरेशन। अब देखेंगे परचुरेशन, व्हाट इज मीन बाय परचुरेशन। जिस प्रोसेस में जो बेबी है वो मदर बॉडी के बाहर आता है उसे बोला जाता है परचुरेशन। क्या बोला जाता है, परचुरेशन। यस और नो, यस सर। अब ये जो परचुरेशन होता है, अब मैं आपको बेसिक थोड़ा समझाता हूं। देखो, दो टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। कितने टाइप के एनिमल होते हैं, दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स इज ऑफ टू टाइप। कौन से सर, दो टाइप के। देखो, पहला जो टाइप होता है वो होता है ओविपेरस, ओविपेरस, ओविपेरस। और दूसरे जो एनिमल होते हैं वो होते हैं विविपेरस, विविपेरस। ठीक है, यस सर। एक होते हैं ओविपेरस, दूसरे होते हैं आपके ओविविपेरस। अब ओविपेरस एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पहले अंडा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंडा, अंडे का फंडा, ठीक है, मतलब एग बनाएंगे पहले, और उस एग से फिर क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। यस और नो, यस सर। वो होते हैं ओविपेरस एनिमल, ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्ट बर्थ नहीं देते, पहले अंडा बनाते हैं और वो अंडे से फिर न्यू एनिमल बनता है, ठीक है, ओविपेरस। दूसरे होते हैं विविपेरस। विविपेरस जो है वो क्या करता है, डायरेक्ट जो है वो बर्थ देता है न्यू इंडिविजुअल को, राइट। यस सर, डायरेक्ट बर्थ। और हम कौन है फिर, ओविपेरस है कि विविपेरस है। आप बोलोगे सर हम विविपेरस है, क्योंकि हम डायरेक्ट बर्थ देते हैं। ह्यूमंस कोई अंडा नहीं बनाता कि उसके बाद वो अंडा डेवलप होकर फिर आगे न्यू एनिमल बनाएगा, नहीं, डायरेक्ट बर्थ देते हैं। तो हम कैसे हैं, हम विविपेरस होते हैं। उसके साथ ही साथ अब देखो, जो आपका मदर है उस मदर के बॉडी के अंदर क्या होता है, आपका बेबी होता है, ठीक है। तो जब हम बेबी को निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बेबी है ना वो फुल्ली डेवलप हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बेबी अच्छा निकालेंगे यहाँ पे, ओके। यस,
ये जो हमारा बेबी है जब ये फुल्ली डेवलप हो जाता है, इसके बीच में क्या होता है, प्लेसेंटा भी निकालेंगे। चलो फिर यहाँ पे निकाल लेते हैं प्लेसेंटा, ठीक है, ये प्लेसेंटा होता है ऐसा। तो जब आपका बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है, क्या होता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है जब आपका बेबी, तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा, ये जो बेबी है ये एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है ACTH। कौन सा हार्मोन, ACTH। अब ACTH का लॉन्ग फॉर्म क्या है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो बेबी है जब फुल्ली डेवलप हो जाता है तो बेबी की प्यूटेटरी ग्लैंड, देखो हमारे बॉडी की सबसे मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, तो प्यूटेटरी ग्लैंड। ये प्यूटेटरी ग्लैंड अदर ग्लैंड्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेसेस जो है वो हार्मोन से होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं, तब हमारे बॉडी को पता चलता है कि अब ऐसा रिएक्ट करना है। तो जो बेबी है उसकी प्यूटेटरी ग्लैंड ACTH नाम का हार्मोन रिलीज करती है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जब आपकी फीमेल को पता चलता है, ठीक है, फीमेल की ये बॉडी है, ठीक है, ये फीमेल को जब पता चलेगा आपका, तब ये जो फीमेल है उसकी जो बॉडी है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, उसे बोला जाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ध्यान में रखना, ऑक्सीटोसिन, जिसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन। अब ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तब जो फीमेल की जो बॉडी है ना वो थोड़ी एक्सपांड हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, क्योंकि बेबी को बाहर आना है। समझ में आ रहा है। तो बेबी को बाहर आने से पहले ये ACTH का बेबी के बॉडी से सीक्रेट होना इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी मदर है, मतलब जो आपकी फीमेल है, उसकी ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बोला जाता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब क्या होता है कि अभी हार्मोनल कोऑर्डिनेशन पूरा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि लाइफ साइकिल हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खाने रहने जो ये तरीके हैं वो बदल गए हैं, जिसके कारण क्या हुआ है, हार्मोनल जो चेंजेस है आते हैं, और जिसके कारण जो फीमेल की बॉडी है ना वो ऑक्सीटोसिन नहीं रिलीज करती। अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हुआ तो बॉडी के ऑर्गन्स एक्सपांड नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, और जिससे फिर बेबी जो है वो बाहर आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जिससे फिर क्या करते हैं, हम सर्जिकली यहाँ पे पेट काट देते हैं, स्टमक सर्जिकली, और वहाँ से फिर बेबी को जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सर्जिकल मेथड है। तो इसीलिए ये जो हॉर्मोन्स है, अगर ये नेचुरली सब अच्छे से रिलीज हो गए ना तो कोई भी सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम ये देखो, ये सब आपके हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर हम जबरदस्ती करेंगे कि नहीं हमें नेचुरल बर्थ ही चाहिए, तो फिर जो हमारी मदर है उसके बॉडी को भी या फिर उसको भी बहुत हार्म हो सकता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये ध्यान में रखना, कितनी अच्छी सी खूबसूरत बातें ये है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है बायोलॉजी का। उसके बाद जब मदर की बॉडी ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है तो फिर वहाँ पे जो ऑर्गन्स है वो एक्सपांड होने लगते हैं, फ्लेक्सिबल होने लगते हैं। उसके बाद जो बेबी है वो मदर की बॉडी से आराम से बाहर आ जाता है। ठीक है, यस सर। अब आप बोलोगे जब पहले पिछले समय में जो है वो मदर जो है वहाँ पे आपको पता है कि तब हॉस्पिटल्स नहीं थे, सारी चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो डिलीवरी है वो बहुत अच्छे से होती थी, क्योंकि हार्मोनल जो कोऑर्डिनेशन है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन अच्छे से होता था, और हार्मोन की लेवल थी ना वो बैलेंस थी, सब नेचुरल चीज़ें होती थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे अगर पर्चुरेशन की बात करें तो ये 3 स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, यस सर। ये आप इसको इरेज कर देंगे। ओके, ये मैंने इसको कर दिया इरेज। अब आपका जो पर्चुरेशन है ना वो 3 स्टेज के अंदर होता है पर्चुरेशन। पहली स्टेज होती है, पहली स्टेज डाइल्यूशन स्टेज। कौन सी? डायलेशन। पहली स्टेज होती है आपकी डायलेशन स्टेज। दूसरी होती है B नंबर की एक्सपल्सन स्टेज, एक्सपल्शन। और जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है आफ्टर बर्थ। कितने स्टेज के अंदर आपका पर्चुरेशन होता है? 3 स्टेज के अंदर पर्चुरेशन होता है। पहली स्टेज डायलेशन स्टेज, राइट, यस। दूसरी स्टेज एक्सपल्सन स्टेज, एंड तीसरी स्टेज होती है आफ्टर बर्थ। देखो पहली जो स्टेज होती है उसमें जो ऑर्गन्स है ना वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डायलेशन उसका चालू होता है, मतलब जो ऑर्गन्स है ना वो रिलैक्स होने लगते हैं। ऑर्गन जो है यहाँ पे रिलैक्स होते हैं। जो पेल्विस गार्डल होता है, आपको पता है पेल्विस गार्डल, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसकी साइज मतलब वो एक्सपांड हो जाता है, क्योंकि वहां से बेबी जो है वो बाहर आने वाला होता है। ये होता है आपका डायलेशन स्टेज। अब ये जो डायलेशन स्टेज है इसके अंदर ध्यान में रखना, सबसे पहले जो वजाना है उसके अंदर
सबसे पहले बाहर क्या आएगा, पहले हेड बाहर आएगा, ठीक है, हेड कम्स फर्स्ट, ये ध्यान में रखना, हेड बाहर आएगा। तो हेड जो है वो आपका क्या होता है, पहले आता है, क्योंकि हेड जो होता है ना वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू बॉडी। तो अगर हेड पहले आ गया तो बाकी की बॉडी आराम से आ जाएगी। अगर सपोज करो कि पैर पहले आ गया तो हेड अटक जाएगा, समझ रहे हो, इसलिए क्योंकि हेड बड़ा है तो हेड पहले आना चाहिए, उसके बाद बाकी के जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से आ जाएंगे, आपका हैंड और आपके पैर अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी प्रोसेस है वो फ्यू आवर्स तक चलती है, ठीक है, 5-6 घंटे तक, हम बोलेंगे 3-4 घंटे तक आपका ये डायलेशन स्टेज चलता रहता है, जिसके अंदर पूरी बॉडी जो है आपकी वो डायलेट हो जाती है। डायलेशन मतलब क्या, रिलैक्स्ड, या फिर उसे बोला जाता है फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी हो जाती है, आपकी मतलब फीमेल की, हमारे नहीं होगी, ठीक है, यस सर। और ये जो प्रोसेस है ये आपको देखना है आपका डायलेशन स्टेज। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है, अब डायलेशन स्टेज में समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे जो है हेड कम पहले आएगा। उसके बाद आपका जो एक्सपल्शन स्टेज है इसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, ठीक है। आपका जो एक्सपल्शन स्टेज है इसमें कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है, जिसमें जो आपका मदर की बॉडी है वो धीरे धीरे उस फीटस को जो है वो आपका सर्विक्स से वजाना तक, मतलब जो आपका सर्विक्स होता है ऊपर, वजाना के ऊपर सर्विक्स, तो सर्विक्स से वजाना में क्या होती है, वो जो आपका फीटस है उसको धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बाहर ढकेला जाता है, आपकी बॉडी जो है वो ढकेलती है फीमेल की। उसके बाद ये जो स्टेज है ये देखो, ये फ्यू आवर्स की स्टेज होती है, ये स्टेज आपकी 20 से 60 मिनट तक ये स्टेज होती है, कितनी, 20 से 60 मिनट तक आपकी जो है वो ये स्टेज होती है, जिसे बोला जाता है एक्सपल्शन स्टेज, ठीक है। तो एक्सपल्शन स्टेज में 20 से 60 मिनट तक आपकी जो बेबी है वो बॉडी के बाहर आ जाता है पूरा, ठीक है, समझ में आ रहा है, यस। जब बेबी बॉडी के बाहर आ जाता है मदर से, तो उनके बीच में जो प्लेसेंटा नाम का कनेक्शन होता है उसे कट किया जाता है। तो जब बेबी बाहर आ जाता है तो प्लेसेंटा को क्या किया जाता है, प्लेसेंटा को हम कट करते हैं, और इसको कट करने के बाद जो प्लेसेंटा का एक भाग होता है वो बेबी के नेवल को, बेबी के नाभि को जोड़ दिया जाता है, मतलब वहां पे उसको बांध दिया जाता है, क्लियर है, यस सर। उसके बाद आगे होता है आफ्टर बर्थ, तो बेबी बाहर आ गया, तो बेबी तो बाहर आ गया, लेकिन जो अंदर प्लेसेंटा होता है, ठीक है, जो हम देख रहे हैं वो होता है सिर्फ कॉर्ड, अंदर एक प्लेसेंटा होता है, क्या होता है, प्लेसेंटा, ध्यान में रखना, मैंने बताया था आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो नाल होता है, नाल जिसे हम कहते हैं कॉर्ड, वो अलग पार्ट है, वो प्लेसेंटा का पार्ट है, लेकिन जो मेन प्लेसेंटा वो जो है वो मदर के बॉडी के अंदर ही होता है। तो जब बर्थ हो जाती है उसके 10 से 45 मिनट में, 10 से 45 मिनट्स में आपका जो प्लेसेंटा है जो है वो कम्स आउट हो जाता है, वो मदर बॉडी के बाहर आ जाता है आपका प्लेसेंटा, क्योंकि उसका काम ही खत्म हो गया ना, क्योंकि अब बॉडी के अंदर बेबी ही नहीं है तो किसके बीच में कनेक्शन बनाएंगे, बेबी नहीं है ना, तो बेबी बाहर आ गया तो प्लेसेंटा भी क्या होगा, आपका बाहर आ जाएगा। तो ये टेम्पररी कनेक्शन होता है, जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको प्लेसेंटा में, इसी लेक्चर में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है अबाउट द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है वो आपका बाहर आ जाता है, और उसको जो है वो 10 से 45 मिनट्स, ठीक है, 10 to 45 मिनट्स इसको लगते हैं प्लेसेंटा बाहर आने के लिए, और उसके बाद जो प्लेसेंटा है वो बॉडी के बाहर गिर जाता है, उसके बाद हम उसको अच्छे से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, समझ में आ रहा है, यस सर। तो ये होता है आपका पर्चुरेशन, जिसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेज है वो है डायलेशन स्टेज, दूसरी है एक्सपल्शन स्टेज, और तीसरी है आफ्टर बर्थ। आई होप कि आपको ये पूरा सारा समझ में आ रहा होगा। ओके सर, आगे वाला देखता है सबसे लास्ट वाली प्रोसेस, आगे वाली सबसे लास्ट वाली प्रोसेस अब हम देखेंगे, वो होती है आपकी लैक्टेशन, ठीक है। अब सबसे लास्ट वाली आगे वाली प्रोसेस हम देखते हैं, और वो होती है लैक्टेशन। अब जब आपको पता है प्रेगनेंसी भी हो गया, पर्चुरेशन भी हो गया, बेबी जो है वो मदर बॉडी के बाहर भी आ गया, अब जो है वो बेबी को नरिश करना होता है। तो बेबी को नरिश करने के लिए लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोड्यूस करती है मैमुलरी ग्लैंड, उस प्रोसेस को बोला जाता है लैक्टेशन, ठीक है। सो जो मैमुलरी ग्लैंड्स होती है, मैमरी ग्लैंड जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, रिलीज मिल्क, तो वो जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है। और मिल्क रिलीज करने के लिए 2 हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, कौन से हार्मोन, पहला ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन, और दूसरा प्रोलैक्टिन,
एक ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन और दूसरा होता है आपका प्रोलैक्टिन। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका लैक्टेशन में क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, यस और नो? यस सर, दो हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन, जिससे मैमोलरी ग्लैंड में क्या होते हैं, मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो जो पहला मिल्क होता है आपके मदर का वो होता है क्लोस्ट्रम। कौन सा? क्लोस्ट्रम। और ये जो क्लोस्ट्रम मिल्क होता है, जो पहला मिल्क होता है ना, ये होता है येलोइश कलर होता है, येलो कलर में होता है। उसके बाद जो है ये स्टिकी होता है, क्या होता है? स्टिकी। उसके साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो क्या होती है, एंटीबॉडीज। ठीक है, मतलब जो है वो डिसीज को मारने की कैपेसिटी हमारे बॉडी के अंदर होती है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। वो मदर के बॉडी में होती है, लेकिन फीटस तो अभी भी बाहर आया है। ठीक है, जो आपका फीटस है उसका अभी जन्म हुआ है, तो उसके बॉडी में तो वो एंटीबॉडीज होएंगी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरली होती है, लेकिन फिर भी मदर बॉडी से जो है वो उसके मिल्क के थ्रू वो एंटीबॉडीज उसके फीटस में चली जाती है। इसीलिए और शुरुआती में बेबी होने के बाद जो मदर का मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क, वो उस बेबी को देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज होती है, उसमें लो फैट होता है, और उसके साथ ही साथ उसमें जो फैट है ना वो क्या होता है, लो फैट होता है। ठीक है, एंटीबॉडीज कौन सी होती है? IgA। ठीक है, वो जो एंटीबॉडी है वहाँ पे होती है आपकी क्लोस्ट्रम में, जो कि फर्स्ट मिल्क होता है फीमेल का। सो फर्स्ट मिल्क ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, या फिर हम बोलेंगे उसको प्रेग्नेंट वुमन ही बोलेंगे, यस, तो उसे बोलेंगे हम क्लोस्ट्रम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है अबाउट द क्लोस्ट्रम, जो कि येलो है, स्टिकी है, एंटीबॉडीज वहाँ पे होती है। क्लियरली ध्यान में रखना है अबाउट द लैक्टेशन। उसके साथ ही साथ ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये जो है वो मिल्क प्रोड्यूस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी कभी जो लोग हैं, वो जो गाय है, जो अपनी भैंस है, उसके मिल्क को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं उनके बॉडी के अंदर, जिससे मिल्क तो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो दूध जब लड़कियाँ पीती है तो उनके बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट जो है शुरू हो जाते हैं शो करना, जैसे कि उनके अंदर प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, क्योंकि ये जो हार्मोन है वो हार्मोन डाल के वो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है, तो उस मिल्क के थ्रू जो ये हार्मोन है उनके बॉडी में जल्दी रिलीज होने लगता है, जिससे प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है और हार्मोनल जो चेंजेस है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो इसलिए जो प्रोलैक्टिन है उसका आपका जो यूज़ है वो बयान है, सिर्फ मेडिकली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी मदर को मतलब पर्चुरेशन तो हुआ है लेकिन मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो फिर हम ये एक्सटर्नली दे सकते हैं मेडिकली। सो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।